हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो हमारे कुछ एडिट मटेरियल है, जो इम्पोर्टेंट न्यू टॉपिक है, उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये टॉपिक बिल्कुल भी नया नहीं है। ये पहले थर्ड चैप्टर यूएस हेजेमनी के अंदर था, लेकिन उस चैप्टर को आपके कोर्स से इस साल भी डिलीट कर दिया गया है। उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जैसे कि फर्स्ट गल्फ वॉर। ये जो टॉपिक है इसको उठाकर जो सेकंड चैप्टर है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, उसमें हमें डाल दिया गया है। तो आज हम यहाँ पे दो चैप्टर्स, जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनिपोलैरिटी और दूसरा गल्फ वॉर। अब पहले हम देखते हैं कि यूनिपोलैरिटी होता क्या है। देखिए, आपने फर्स्ट चैप्टर में बायोपोलैरिटी पढ़ा था कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा विश्व दो ग्रुप में बट गया था। लेकिन 1991 के बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो विश्व में एक ही महाशक्ति रह गई, एक ही सुपर पावर रह गया, वो था अमेरिका। लोगों को ये लगा, विश्व को ये लगा, देश को, कि अब अमेरिका की हेजेमनी स्टार्ट हुई है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि वास्तव में हम लोग ऑलरेडी अमेरिका के हेजेमनी में, उसके डोमिनेंस में जी रहे थे। ये कैसे? आप लोगों को याद होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो उससे कुछ दिन पहले ही, वॉर को खत्म होने से पहले ही, अमेरिका ने जापान के दो बड़े जो शहर थे, जापान के जो नागासाकी और हिरोशिमा पे दो बड़े एटम बॉम्ब गिराए थे, जिसके कारण जापान का दो शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था। जब जापान ऑलरेडी अपनी हार मान चुका था, वो सरेंडर को तैयार था, उसके बावजूद अमेरिका ने इतना बड़ा जो नुकसान किया, वो वास्तव में क्यों किया, क्या उसके पीछे मोटिव था? तो कहीं ना कहीं अपना पावर दिखाना, अपना डोमिनेंस दिखाना, विश्व को दिखाना कि वो कितना सुपर पावर है, कितनी महाशक्तिशाली देश है और वो क्या करने की हिम्मत रखता है, ये सब दिखाना उसका बेसिकली एम था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो अपनी मनमानी है, अपना डोमिनेंस है, अपना जो हेजेमनी है, वो स्टार्टिंग वहीं से उसने कर दिया था। लेकिन विश्व को 1991 में समझ में आया कि अब अमेरिका की हेजेमनी स्टार्ट हुई है। तो आपको पता होगा कि जो हम लोगों ने सेकंड थर्ड चैप्टर जो यूएस हेजेमनी है, उसके अंदर अब वो सब चीजों को डिलीट कर दिया गया है, जिसमें बता रखा है किस तरह से हम लोग उसके सॉफ्ट हेजेमनी यानी कि सॉफ्ट कल्चर, जैसे कि मैंने बताया था कि अमेरिका के जो कल्चर है, इंग्लिश बोलना, उसके ड्रेसिंग सेंस, उसकी फूड हैबिट, उनकी तरह बोलना, उनकी तरह खाना खाना, उनकी तरह बिहेव करना, ये सब जो है लोगों के लिए क्या बन चुका है, एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। आज भी ये बहुत सारे हमारे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में बहुत से लोग हैं जो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छी डिग्री लेना चाहते हैं और यूएस में सेटल होना उनका एक क्या होता है, जिंदगी का एक सपना होता है। आखिर क्यों वो लोग अमेरिका को इतना ज्यादा सुपर पावर समझते हैं? अमेरिका के कल्चर, अमेरिका के लाइफस्टाइल, उसको बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा उनको एक सुपीरियर समझते हैं। तो ये सब चीजें अमेरिका के द्वारा खुद क्रिएट की गई है। समझ में आया कि नहीं है? देखो, एक होता है किसी को मिलिट्री के द्वारा, युद्ध के द्वारा किसी को हराना, एक होता है उसके दिमाग से खेलना। बात समझ में आया कि नहीं है? कि उसको गुलाम बना लो इनडायरेक्टली, यानी कि किस तरह से हम लोग आज के टाइम में बात करें तो अमेरिका के डोमिनेंस में, उसके वर्चस्व में फंस चुके हैं। अब उसकी तरह खाना, उसकी तरह बोलना, उसकी तरह लाइफस्टाइल, उसकी तरह कपड़े पहनना, उसकी तरह बर्गर खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, तो ये सारे क्या है कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसने हमको अपना गुलाम बना रखा है दिमाग से। आजकल देखो, इंडिया के अंदर भी अगर कोई अंग्रेज यहाँ पे इंडिया में आता है, उसको हिंदी बोलनी नहीं आती, उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता कि वो यहाँ की लैंग्वेज नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम अमेरिका जाए, हमको अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आए, तो हम लोग कितना इंफीरियर फील करते हैं। आपने वो मूवी देखी होगी श्रीदेवी, जिसमें हीरोइन है, मुझे मूवी का नाम इतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब श्रीदेवी यहाँ से अमेरिका जाती है तो उसको कितना इंफीरियर मतलब फील होता है कि वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल सकती। इंग्लिश सीखने के लिए वो इंस्टीट्यूट में जाती है। तो अगर वही कोई अमेरिकन इंडियन आते हैं तो वो लोग ऐसा नहीं सोचते कि हमें हिंदी नहीं बोलने आती तो हम लोग हिंदी बोलने की ट्राई करते हैं या हिंदी की कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं। उनके मन में ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने इतना अपने आप को सुपीरियर बना दिया है कि हमारे यहाँ पे पढ़ाई का मतलब है अच्छी इंग्लिश बोलना। आप कितने क्वालिफाइड हो, आप बहुत सारे नॉलेज आपके पास, लेकिन अगर आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ा लिखा नहीं समझेंगे, ठीक है। आपको जितनी भी पढ़ाई आती हो, नहीं आती कोई मतलब, लेकिन आप 4 लाइन इंग्लिश बोलते हो, सामने वाला बंदा सोचता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छे स्कूल से पढ़ा है। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली जो इंटेलिजेंस का एक मेजरमेंट बन चुका है अच्छी इंग्लिश बोलना। तो ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं हम लोग यूएस की हेजेमनी में जी रहे हैं, उसके डोमिनेंस में जी रहे हैं। तो जो चीज गलत है, ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, वो अगर वो आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो इसके लिए हम अपने आप को इंफीरियर समझेंगे, कोई आपको दूसरा मजाक हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी को गुलाम बनाने जैसा ही है।
तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिपोलैरिटी का जो दौर था वो कहीं ना कहीं 1991 से तो विश्व को दिखा, पर अमेरिका ने अपनी हेजेमनी 1945 से स्टार्ट कर दिया था। विश्व को दिखाने की कोशिश की थी कि वो एक कितना शक्तिशाली सुपर पावर देश है, उसके पास क्या है पावर है और वो किस तरह से दूसरे को अफेक्ट कर सकता है। बहुत से देशों ने इसका समर्थन भी किया था कि नहीं, अगर अमेरिका से नहीं करता तो वॉर कंटिन्यू रहता, लेकिन सभी जानते थे कि ऐसा नहीं था। देश अपनी हार मान चुका था, जापान सरेंडर करने को तैयार था, बट उसके बावजूद अमेरिका ने केवल अपने सुपर पावर को दिखाने के लिए, अपने वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी हेजेमनी को दिखाने के लिए ये काम किया था। तो वो बेसिकली यूनिपोलैरिटी हमारा टॉपिक था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर। देखिए, अगर फर्स्ट मैं बोल रही हूँ तो सेकंड भी वही होगा, लेकिन आपके कोर्स में जो बेसिकली फर्स्ट गल्फ वॉर है वही आपको प्रिपेयर करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो जो मैं कराऊंगी आपको तो साथ में बता दूंगी कि आपको 1 मार्क्स के लिए किसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर। एक चीज मैं और चाहूंगी कि आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर दूं या मैं छोटे छोटे टॉपिक बना के वीडियो अपलोड करूं। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोग, अगर आप मुझे कहेंगे कि मैम एक चैप्टर में पूरा कंप्लीट चैप्टर हो एक वीडियो के अंदर, वो आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी है, तो ठीक है 45 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। पर बहुत से बच्चे जो है इतना बड़ा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, तो मैं टॉपिक वाइज बनाती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या एक एक 2 टॉपिक को हम लोग साथ में लेकर चले, ये पूरा चैप्टर एक साथ कवर करें। तो जैसे आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, जैसे आप लोग को अच्छा लगेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं बाकी सारे जो चैप्टर्स है वो कवर कराऊंगी। तो चलिए हम फर्स्ट गल्फ वॉर स्टार्ट करते हैं। इसमें डेट याद रखना कि इराक ने क्या करा, याद रखना कि जो इराक इन्वेड कुवैत, देखो इन्वेड का मतलब क्या होता है, किसी पे शब्द अगर हम बोले कि कब्जा कर लेना, ठीक है, किसी पे कब्जा करना, तो इराक ने किस पे क्या किया, कुवैत पे। अब ईरान इराक कुवैत की जो लड़ाई है हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी टॉपिक हो जाएगा, आपके कोर्स में ये चीज नहीं है। हम आगे इसको किसी और टाइम पे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल 12th के कोर्स के हिसाब से हम सिर्फ इसी को पढ़ेंगे कि इराक ने कुवैत पे इन्वेड किया अगस्त 1990 में। और उसके बाद आपको पता है कि कोई भी देश किसी पे जबरदस्ती कब्जा कर लेता है तो आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं। अगर कोई भी देश अपनी मनमानी करता है या कोई भी देश दूसरे किसी भी एरिया को ऑक्यूपाई करता है तो वो उसके खिलाफ खड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज हुआ कि उसको बहुत समझाने की कोशिश की, यूएन ने समझाया, बड़े बड़े देशों ने समझाया, इवन अमेरिका ने भी डिप्लोमेटिक हर तरीके यूज किया गया, इराक को समझाया गया, बट इराक किसी भी तरीके से अपना जो एग्रेशन था उसको छोड़ने को तैयार नहीं था और सारी जो बातचीत थी, डायलॉग बाजी थी, सारी की सारी फेल हो गई। अब बातचीत से बात नहीं बनेगी तो क्या करेंगे कि यूएन के पास एक सेकेंड ऑल्टरनेट होता है, फोर्सफुली उसको रिलीज करना। तो अब उसके पास वही सेकेंड ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन काम नहीं आया तो उसने दूसरे तरीके अपनाया और इसने डिसाइड किया कि अब यूएन ने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेगा, कुवैत को लिबरेट तो करना ही पड़ेगा, छुड़ाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, मिलिट्री फोर्स यूज करना पड़ेगा और जबरदस्ती उसको खाली कराया जाएगा। तो उस टाइम पे यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, आपको याद रखना, जॉर्ज H.W. बुश, इन्होंने ही इसको क्या कहा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। किसने कहा, यूएस के प्रेसिडेंट ने, उस टाइम कौन थे, जॉर्ज H.W. बुश। अब हुआ क्या कि एक मैसिव कॉलिजन फोर्स यानी कि 6,60,000 ट्रुप्स थे, 34 देश थे, उन सब ने मिलकर क्या करा, फौज बनाई और वो सब चले गए इराक को वहां से हटाने के लिए। अब आप समझ सकते हो कि 34 देश, 6,60,000 ट्रुप्स है, उसमें अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश है, तो आप समझ सकते हो कि जो इराक है उसका क्या होना था। लेकिन याद रखना आपको कि अब यहाँ पे इसी को क्या करेगा, फर्स्ट गल्फ वॉर कहा गया। और यूएन के जो इस ऑपरेशन को, ये पूरा जो चलाया गया था ऑपरेशन यूएन के द्वारा चलाया गया था, उसकी परमिशन से चलाया गया था। तो यूएन की इस ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट गल्फ वॉर को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। या यूएन ने जो ऑपरेशन चलाया था कुवैत को रिलीज कराने के लिए, वो कौन सा ऑपरेशन था यूएन का, तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, क्योंकि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो जरूर इसमें से एक क्वेश्चन पूछते। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा 34 नेशन थे, लेकिन इसमें अमेरिका का क्या इतना इंपॉर्टेंट रोल था कि इसमें अमेरिका को बहुत फायदा हुआ, बहुत ज्यादा इसमें अमेरिका का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि 34 नेशन तो कहने के लिए थे, बट 75% जो आर्मी थी वो अकेले किसकी थी, अमेरिका की थी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि गेम क्या है। और अमेरिका आपको पता है कि यूएन पे पूरा उसने कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि उसके घर के अंदर है, जो फंडिंग है वो सबसे ज्यादा अमेरिका ही करता है।
इसीलिए जब अमेरिका कोई भी गलत काम करता है तो यूएन उस टाइम पे गूंगा बहरा दोनों बन जाता है। लेकिन अगर विश्व में और कोई मतलब कुछ भी करे और अमेरिका को वो चीज पसंद नहीं आती तो यूएन क्या करता है, तब अपना पावर, उसको अपना फंक्शन, अपना रोल याद आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे 75% जो कॉलिजन थी वो किसकी थी, यूएस की थी। हालांकि जो इराकी प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे आपको याद रखना है सद्दाम हुसैन थे। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा ये जो जंग है द मदर ऑफ ऑल बैटल, यानी कि 100 जंगों की एक जंग होगी, यानी कि चुनौती दे दी कि भैया तुम जितने मर्जी देश आ जाओ, मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन ये सिर्फ शब्दों थी। आप समझ सकते हो इतने सारे देश हैं, अमेरिका जैसे सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी का वॉर है, तो इराक वहां पे स्टैंड नहीं कर सकता। और यही हुआ, इराक को फोर्सफुली वहां पे हटा दिया गया, इराक हार गया और वहां से वो लोग कुवैत को खाली करा के आ गए। अब याद रखना है कि जो फर्स्ट गल्फ वॉर था बेसिकली क्या था, ये टेक्नोलॉजी वॉर था, क्योंकि इसमें कहा गया टेक्नोलॉजी का गैप, ये दिखाना चाहता था कि किस तरह से अमेरिका के पास हाईटेक टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट बॉम्ब उसने यूज किया। ये पूरे विश्व को दिखाना था कि अमेरिका कितना शक्तिशाली देश है, सुपर पावर नेशन है और उसके पास किस तरह की टेक्नोलॉजी है वो युद्ध में यूज कर सकता है, ताकि जो पूरा विश्व है उसकी सुपर पावर को, उसकी शक्ति को समझे और अमेरिका से कभी भी पंगा लेने की हिम्मत ना करे। तो अपनी कहते हैं ना, अपनी जो सुपियोरिटी थी, अपना पावर, अपना डोमिनेंस, ये दिखाना इस वॉर का ज्यादा बड़ा एम था। ठीक है, तो याद रखना कि इस जो वॉर को बहुत ज्यादा पब्लिसाइज किया गया, बड़े सारे स्मार्ट बॉम्ब यूज किया गया इसमें यूएस के द्वारा, और बहुत सारे लोगों ने इसके और भी 2 नाम थे, कंप्यूटर वॉर और वीडियो गेम वॉर इसका नाम दिया गया। इस वॉर को वीडियो गेम वॉर या कंप्यूटर वॉर क्यों कहा गया, क्योंकि पहली बार लाइफ में ये वॉर को लाइव टेलीकास्ट टीवी पे किया गया। लोग बेडरूम में बैठ के अपने जो टीवी टेलीविजन स्क्रीन पे वहां पे एक्चुअल में देख रहे थे कि आखिर किस तरह से अमेरिका इराक के साथ उसको धो रहा है, किस तरह उसको डिफीट कर रहा है, उसको हरा रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ चढ़कर पेश करना, दिखाना उसका एम था। तो पहली बार टीवी में इसको दिखाया गया, लाइव टेलीकास्ट किया गया, खूब उसको पब्लिसाइज किया गया। तो इसीलिए इसको वीडियो गेम वॉर या कंप्यूटर वॉर भी कहा गया। अब देखिए, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मैंने भी अपने वीडियो में बहुत बार बताया होगा कि जो युद्ध होता है, कोई भी वॉर होता है, उससे केवल और केवल देश को नुकसान ही होता है, चाहे वो हारने वाला देश हो चाहे जीतने वाला देश हो। क्योंकि जब वॉर होता है तो किसी एक देश के सोल्जर नहीं मरते, दोनों ही देशों को नुकसान होता है। लेकिन ये कितना ज्यादा मतलब आयरनिकल है कि इस वॉर में अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उसको तो नाम तो मिला ही मिला, उसकी सुपीरियरिटी को, उसकी सुपर पावर को, उसकी ताकत को विश्व में तो पहचाना ही पहचाना, लाइव अपनी आंखों से देखा। साथ ही साथ इस वॉर में जितना खर्चा हुआ उससे कई ज्यादा प्रॉफिट अमेरिका ने कमाया। और किनसे कमाया? जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, इन सब देशों ने इसको मदद की, क्योंकि इसने अपनी आर्मी भेजी थी, तो सबके बदले उसने उन देशों से पैसा वसूल किया। तो ओवरऑल जो ये वॉर था अमेरिका के लिए फायदे का सौदा था। अपनी टेक्नोलॉजी दिखाने का मौका मिला, अपनी सुपीरियरिटी दिखाने का मौका मिला। जितना नुकसान हुआ उससे कई ज्यादा इसने पैसा कमाया। तो किस तरह से अमेरिका ने पूरी तरह से इस वॉर में अपना डोमिनेंस दिखाने को विश्व की कोशिश की, तो ये फर्स्ट गल्फ वॉर इसे कह सकते हैं। और यूएन ने क्यों मैंडेट जारी किया ये भी आपको पता है। हालांकि आज के टाइम में कोई भी देश ऐसे किसी देश पे अक्वायर नहीं कर सकता, लेकिन साथ में आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप पावरफुल हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अमेरिका हो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप पावरफुल नहीं हो तो आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। और इराक इतना पावरफुल नेशन नहीं था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने यूनिपोलैरिटी और फर्स्ट गल्फ वॉर 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट को हमने कवर किया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम लोग टॉपिक वाइज वीडियो बनाए या पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर कर दें। थैंक यू।